नमस्कार। चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिका। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन खेती किसानों को लेकर जो प्रयास सरकार की ओर से आज किए जा रहे हैं, शायद वो पहले किए जाते तो भारत की वैश्विक स्तर पर स्थिति और बेहतर हो सकती थी। कृषि प्रधान भारत में 2014 से पहले किसान हाशिए पर थे। हर रोज किसानों की आत्महत्या की खबरें अखबारों की सुर्खियां होती थी। किसान ऋण के दबाव में खेती करने को मजबूर थे। किसान खून पसीना लगाकर मेहनत करता और जब फल मिलने का समय आता तो फसल पर कभी मौसम की मार पड़ती तो कभी कीड़ों का डर होता और मेहनत के अनुसार पैसा किसान को नहीं मिल पाता। किसानों की यही स्थिति काफी सोचनीय और दयनीय रही। लेकिन फिर साल 2014 में आई मोदी सरकार, जिसने किसानों को दिया उनका अधिकार। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं शुरू की गई। फिर चाहे बात किसान सम्मान निधि की हो या फसल बीमा की हो, सहकार से समृद्धि की बात हो या फिर किसान क्रेडिट कार्ड की, आज देश के किसान सशक्त हो रहे हैं और आत्मसम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। किसानों का सम्मान और उनकी समृद्धि मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में है। आज चर्चा में के इस खास कार्यक्रम में करेंगे इसी पर चर्चा। तो पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने जहां एक और देश के किसान वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, तो वहीं किसान हित की मोदी सरकार की तमाम योजनाओं ने किसानों के जीवन को बहुत आसान भी बना दिया है। इन 11 सालों में फसलों की एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी ने देश के अन्नदाताओं को न सिर्फ फसलों की उचित कीमत दी, बल्कि उनकी आय भी इससे बढ़ रही है। आखिर पिछले 11 सालों में कैसे किसान को दिया गया सम्मान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश की बड़ी आबादी की जीविका कृषि और इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने शपथ लेते ही संकल्प लिया कृषि और किसानों की तस्वीर को बदलने का। केंद्रीय मंत्रिमंडल के हर फैसलों में किसानों के लिए बड़े फैसले लेने की शुरुआत हुई। ऐसा ही एक बड़ा फैसला था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। ये मोदी सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजना थी जिसने देश भर के छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी को बदल दिया। किसानों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने में मदद की और सम्मान से जीने का हक दिया। पीएम किसान सम्मान योजना में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर साल 6,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में दिए जाते हैं। मोदी सरकार ने इस साल फरवरी 2025 तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों को दिए हैं। इस योजना के सबसे बड़े उद्देश्य हैं छोटे और सीमांत किसानों की ऐसे समय पर मदद करना जब उन्हें फसलों की कटाई और बुआई के समय पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। छोटे और सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने में ये योजना बड़ा लाभ दे रही है। इस योजना से किसान साहूकारों के चंगुल से बाहर निकले हैं। किसानों को खाद, बीज और कृषि मशीनों को बिना कर्ज आसानी से लेने में मदद मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि हर 4 महीने में किसानों को सीधे बैंक खातों में दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को उपज बढ़ाने में मदद मिली है। पीएम किसान सम्मान योजना किसानों के व्यय को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचा रही है और खेती से जुड़ी गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित कर रही है। हम लगभग 6 साल से निधि ले रहे, जो भी निधि आती है हम उसको खेत के ही काम में लगाते हैं। किसान सम्मान निधि, उससे किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। उनके जरूरत के चीजों के लिए और लोन लेना पड़ता था, कर्जे में डूब जाते थे, ब्याज बढ़ता जाता था। और यह जो निधि हमें मिला है इससे हमें बहुत प्रधानमंत्री वाली, इससे हम बहुत खुश हैं। पीएम किसान योजना को और अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के देश भर के सभी किसानों को मिल रहा है।
इस योजना के बड़े प्रभाव और उपलब्धियां रही हैं। इस योजना में मोदी सरकार ने 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है। नवंबर 2023 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण अभियान ने इस योजना में 1 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को जोड़ा है। इस योजना में जून 2024 में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर 25 लाख किसानों को शामिल किया गया, जिसके चलते 18वीं किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.59 करोड़ हो गई। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि न केवल उनकी कृषि आवश्यकताओं में मदद कर रही है, बल्कि उनके शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य खर्चों को भी पूरा कर रही है, जो देश के किसानों पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेत हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना वास्तव में हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक परिवर्तनकारी बदलाव है। पीएम किसान योजना की पहुंच का विस्तार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और देश के किसानों की आजीविका को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। तो किसान सम्मान निधि के जरिए किसान किस तरीके से समृद्ध होता हुआ और मजबूत होता हुआ नजर आया, ये इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा। लेकिन इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में उत्तराखंड का दौरा किया था और इस दौरान वहां पर उन्होंने किसानों से भी मुलाकात की। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगी चौपाल में कृषि मंत्री ने कहा कि ये अभियान उत्तराखंड की भूमि को खेती किसानी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से जमीनी स्तर की समस्याएं भी पूछी और उनके समाधान का भी आश्वासन दिया। आपको सुनाते हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं। और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है, उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है। जी, उन्होंने यही बताया कि आप इसे और अच्छे ढंग से कीजिए, मार्केट कीजिए अपने राइस को, और साथ साथ आपको कुछ भी वैज्ञानिक जानकारी के लिए जो कि हमें मिलती भी आ रही है किसान विज्ञान केंद्र से, कुछ भी समस्याएं जो फसल में आती हैं। और कृषि मंत्री जी का यही है कि आप किसान डायरेक्ट साइंटिस्ट से, वैज्ञानिकों से जुड़ें, तो हम लोग उनसे कनेक्टेड रहते हैं और कुछ भी समस्या का हमारा हल फ़ोन पे ही कर दिया जाता है। लीची, आम, कटहल का बगीचा है, उसमें मेरा बॉटनी का प्रोजेक्ट भी है और हनी बी का भी है, तो ये सारे काम चल रहे हैं मेरे उसमें। कटहल के फल को उनके सामने प्रदर्शित किया और कटहल की बागवानी में ये फ़ायदा है कि इसको पशुओं का द्वारा, क्योंकि उत्तराखंड में पशुओं से बहुत ज़्यादा बगीचों को हानि हो रही है, फल सब्जी, लेकिन कटहल को बहुत कम हानि होती है जंगली जानवरों से। इसमें लागत थोड़ा कम आती है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। और इसी के साथ 11 साल में क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो पिछले 11 साल में अगर उपलब्धियों की बात करें तो किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि बजट को 2014 और 15 की तुलना में 5 गुना बढ़ाया गया। इसके साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से की गई है। 3.7 लाख करोड़ की राशि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को वितरित की गई है। करीब 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों में वितरित किए गए ताकि उनकी जो मिट्टी है उसका ध्यान रखा जा सके। इसके साथ ही एमएसपी पर दालों की खरीद में अभी तक के अगर उसमें देखें तो 7,350% की वृद्धि दर्ज की गई।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक के जो दावे हैं उन तमाम दावों को निपटाया गया। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC की जो ऋण सीमा है वो पहले 3 लाख थी, उस 3 लाख को बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए किया गया। किसान अब 5 लाख रुपए का ऋण ले सकते हैं। तिलहन की खरीद में भी MSP पर 1500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही जो देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को इस वक्त इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाते हुए नजर आते हैं। MSP को लागत से 50% अधिक तय करने के किसानों को सुरक्षा कवच मिला है ताकि उनको एक मजबूती मिल सके। मेगा फूड पार्क की बात करें तो 2014 में जिसकी संख्या सिर्फ 3 थी उसे बढ़ाकर साल 2024 में 24 कर दिया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 1993 एग्री स्टार्टअप्स को भी सहायता दी गई है। आज चर्चा में के जरिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि पिछले 11 सालों में किस तरीके से किसानों को सम्मान दिया गया, किसानों के लिए जो तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। हमारे साथ में इस वक्त एक मेहमान डॉक्टर SK मल्होत्रा जो कि पूर्व कृषि आयुक्त हैं, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुज आपके साथ में आना चाहेंगे, सीधे तौर पर पिछले 11 सालों में किसानों की जो मूलभूत स्थिति उसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। पहले क्या होता था कि हम सुबह सुबह जब अखबार खोल के देखते थे तो उसमें किसानों की आत्महत्या की कई सारी खबरें हमें हर रोज देखने को मिलती थी, लेकिन अब आज की तारीख में वो सब कुछ बदल चुका है। देखिए शैला, बिल्कुल आपने सही कहा। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। अगर हम देखें 2013-14 के बजट को देखें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली की सत्ता में आए थे तो कृषि का बजट 25,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो आज बढ़कर 1,37,000 करोड़ हो गया है। करीब करीब 5 गुना हो गया है, उससे ज्यादा हुआ है। तो इस बजट जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की नीति और जो नीयत मोदी सरकार की थी वो आज धरती पर, जमीन पर दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से हम इस बात को कह रहे हैं कि ना सिर्फ किसान को आर्थिक रूप से मजबूत किया है जो कृषि से जुड़ी हुई कल्याणकारी योजनाएं हैं, बल्कि एक तरीके से हम कहें तो किसानों को सम्मान दिया है, उनको आत्मनिर्भर बनाया है। आपने शाला बिल्कुल ठीक कहा। हमने वो दिन भी हमें याद है 1 दशक पहले जब अखबार की सुर्खियां, सबसे बड़ी सुर्खियां होती थी किसानों की आत्महत्याएं। और किसान आत्महत्या क्यों करता था, उसका सबसे बड़ा कारण था कर्ज के बोझ तले दब जाना। और कर्ज में किसान क्यों दबता था कि जो उसकी लागत थी वो ही पूरी नहीं हो पाती थी, जो उसकी उपज थी उसके लिए मार्केट उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन पिछले 11 वर्षों में हम जानते हैं कि देश भर की सारी मंडियों को जो है ई मंडियों से जोड़ दिया गया है। आज जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश का किसान को अपनी फसल को उत्तर प्रदेश में बेचना है, वो पंजाब में, महाराष्ट्र में, देश के किसी भी कोने में अपनी फसल को बेच सकता है। आज वो डिजिटल रूप से अपनी फसलों के भाव को खुद तय कर सकता है। उसे मालूम है देश के अंदर उसकी धान की और गेहूं की कीमत किस राज्य में ज्यादा मिलेगी। आपने बिल्कुल सही कहा, किसान सम्मान निधि के रूप में साल के अंदर 6,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में देना, इससे बड़ा सम्मान और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कृषि क्षेत्र के अंदर बदलाव लाने की। ये तो वो योजनाएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हम बताएं 1 दर्जन से ज्यादा कृषि क्षेत्र में ऐसी योजनाएं हैं जिससे सीधा लाभ किसानों को मिला है। और आज इस बात को हम कह सकते हैं कि किसान की ना सिर्फ आमदनी बढ़ी है बल्कि देश के अंदर खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। देश के अंदर जो है खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं और ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया की जरूरतों को खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत पूर्ति कर रहा है। चला बिल्कुल अनुज, आपके पास में वापस आऊंगी। हमारे साथ में इस वक्त डॉक्टर SK मल्होत्रा भी इस वक्त बने हुए हैं। मल्होत्रा साहब, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो जो कदम किसानों के कल्याण के लिए इन बीते 11 सालों में उठाए गए हैं, वो कदम अगर और पहले सालों में उठाए जाते तो शायद आज की स्थिति और बेहतर हो सकती थी विश्व के स्तर पर। बिल्कुल ठीक है। अभी अगर आप देखें आजकल की स्थिति, जितनी भी योजनाएं बनी वो एक प्रकार से ये कहूंगा कि किसान कल्याण के रूप में जो है बनी। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो कदम भारत सरकार ने उठाया कि वो मंत्रालय का नाम भी यही बदला गया, किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसको रखा गया। साथ में किसान कल्याण का शब्द जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण को साथ में जोड़ा गया
कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई क्योंकि कृषि पे ज्यादा ध्यान दिया जा सके। बिल्कुल उसी तरह से फिशरीज और एनिमल साइंस की भी एक मिनिस्ट्री अलग से बनी। ये तो थे एक तरह से, मैं कहूंगा कि एक अलग से ऐसे इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो सरकार ने उठाए। लेकिन उन सब चीजों को देखते हुए जितनी भी योजनाएं हैं, अगर ये पहले लागू होती तो आज हमारा कृषि का वो भी अलग ही होता। लेकिन पिछले इन 11 सालों में इतना परिवर्तन आया है जो शायद कभी पूरे पिछले 60-70 साल में भी नहीं हो पाया था। तो इन पिछले जो मैं कहूंगा कि 11 साल में जो नई योजना बनी, उनमें सबसे जो पहला जो ध्यान दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन करके आए, उस पर कभी पहले सोचा ही नहीं गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोसेसिंग की बात होती थी कि किसानों की आमदनी को हम कैसे बढ़ा सके जी, और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो है उसको साथ में जोड़ा, उसकी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में निकल करके सामने आए। पीएम कुसुम योजना चालू हुई जिससे कि एनर्जी कंजर्वेशन भी हो, एग्रीकल्चर में भी उसको साथ में जोड़ा गया। साथ में आपने देखा होगा कि कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, इनकी बहुत कमी थी। आजकल देश में आप देखेंगे हमारे पास करीब 37 मिलियन टन कैपेसिटी कोल्ड स्टोरेज की है। आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को स्टोर कर सकते हैं। पहले ये इस तरह का हमारे पास संरचनाएं नहीं थी। वेयर हाउस फैसिलिटी इतनी बढ़िया निकल करके आई है। माइक्रो इरिगेशन कभी इतना सोचा नहीं गया था। आज हम करीब 14 मिलियन हेक्टेयर एरिया में माइक्रो इरिगेशन हमारे देश में उपलब्ध है। वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। तो ये सभी चीजें इतना इंप्रूव होके आई कि हमारा उत्पादन बढ़ा है। वही उत्पादन जो पहले 270 मिलियन टन था हमारे खाद्यान्न फसलों का, 2013-14 की बात करें, आज वो बढ़कर के 353 मिलियन टन हो गया है। तो करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 70 मिलियन टन हम लोगों ने पिछले 11 सालों में ज्यादा उत्पादन लिया है। तो ये सभी इन योजनाएं जो इनका कार्यान्वयन किया गया और इनको जो है सभी राज्यों ने अपनाया, केंद्र सरकार की बनाई हुई योजनाओं को, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना की अगर आप बात करोगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करोगे, ये सभी तमाम योजनाएं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी और योजनाएं जो इनसे जुड़ी हुई थी। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका जो है बड़े अच्छे परिणाम निकल करके आए, क्योंकि सीधा हॉर्टिकल्चर हाई वैल्यू क्रॉप्स को जोड़ा गया, जिससे कि किसानों की आमदनी में जो है बढ़ोतरी हो। हाई वैल्यू क्रॉप्स को अगर वो अपनाएंगे, फसल विविधीकरण के लिए बहुत सारे विकल्प जो है निकाल करके सामने रखे गए। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की बात करोगे तो उसको भी बढ़ोतरी मिली। नेशनल बी हनी मिशन स्टार्ट हुआ और आज हमारा कुल मिलाकर हर तरफ किसानों का ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से उनकी फसल को और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके और उनकी जो मेहनत है, उस मेहनत का जो अधिकार है वो उन्हें मिल सके, उतना पैसा उन्हें मिल सके। अनुज, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पहले की जो सरकार थी उस सरकार के नेता की तरफ से ही बयान दिए जाते थे कि यहाँ सरकार 1 रुपए भेजती है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते वो 25 पैसे हो जाते हैं। लेकिन अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो 2000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत डीबीटी के जरिए दिए जाते हैं किसानों को, जो सीधा उनके बैंक खातों में पहुंचते हैं। क्या इस तरीके की चीजें पहले भी तो अपनाई जा सकती थी? देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सरकार को, पहले की सरकारों को ये पता था कि जो दिल्ली से पैसे 1 रुपया चलता है वो 25 पैसे ही पहुंचता है, तो उसको सुधारने के तरीके क्या सरकार ने ढूंढे? उस दौरान जो सरकारें थी नहीं ढूंढे, यही एक सबसे बड़ी सवाल है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सरकारों की, नेताओं की नीति और नीयत अच्छी हो तो किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। आज डिजिटल युग है, आज किसान को जो पैसा दिया जाता है सीधे उसके खातों में जाते हैं। बिचौलियों को दूर करना, कृषि क्षेत्र से किसानों के बीच से बिचौलियों को दूर करना, ये एक सबसे बड़ी योजना सरकार जो लेकर आई डिजिटल इंडिया को बनाने की। निश्चित तौर पर इससे कृषि के क्षेत्र में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ना सिर्फ 2000 रुपए, आज हम यूरिया की बात करें तो सीधा सब्सिडी दी जाती है, वो सीधे किसानों के जो है खातों में दी जाती है। किसानों को जो मशीनरी है, जो टेक्निक का आजकल उपयोग होता है, हम जानते हैं कि बिना तकनीक के किसी भी क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात को पहचाना तो सबसे बड़ी बात और बार बार यही था कि कृषि को तकनीक से जोड़ना होगा। हम जानते हैं कि आज यूरिया छिड़कने के लिए और जो फल सब्जियां हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आज ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए कि एक नदी को पार कर ड्रोन जो है सब्जियों को पहुंचाता है, ड्रोन से यूरियाओं का छिड़काव होता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मिट्टी हमारी माँ है और माँ की सेहत को ठीक करना होगा। हम जानते हैं कि किसान को पता ही नहीं था कि उसे जमीन में कितना यूरिया डालना है, कितनी दवाइयां डालनी है। वो जरूरत से ज्यादा पानी डालता था, दवाइयां डालता था और
फसल बर्बाद होती थी। लेकिन आज कम पानी में, कम यूरिया में सिंचाई की व्यवस्थाओं को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ा है। हम जानते हैं कि जो बीजों की किस्में हैं उनके अंदर सुधार किया गया है। जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान दिल्ली पूसा में है, उसके वैज्ञानिक लगातार जो है अनुसंधान करने में लगे हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो भी आपने देखा, विकसित कृषि संकल्प अभियान देश भर के अंदर चल रहा है। जी अनुज, और अभियान ये इस वक्त चल रहा है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में किसानों के और कल्याण की ही बात लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। वापस रुक करेंगे आप दोनों का, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा चर्चा में हमारे, और लगातार चर्चा जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार की तरफ से किसानों के विकास के लिए जो तमाम कदम उठाए गए हैं, वो कदम पहले की सरकार भी उठा सकती थी, लेकिन वो कदम नहीं उठाए गए। फिलहाल पिछले 11 सालों में किस तरीके से किसानों की स्थिति बदली है, उस पर लगातार हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी इस वक्त बने हुए हैं, डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा, और साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनुज यादव भी लगातार बने हुए हैं। एस.के. मल्होत्रा साहब, अगर हम देखें तो किसानों को सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी कि पहले तो फसल लगाना, फिर जब समय आता था तो उस फसल को काटना, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं या तो मौसम की मार पड़ जाती थी या फिर कीड़ों का डर होता था, जिसकी वजह से किसान को काफी नुकसान होता था और किसान अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता था और आत्महत्या जैसी तमाम खबरें आती थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। एस.के. मल्होत्रा। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की है, किसान निधि योजना भी बोल देते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि जैसे मुख्य रूप से 2 सीजन होते हैं, तीसरा सीजन हम समर का भी मानते हैं, खरीफ, रबी और समर। तो हर सीजन के से पहले 2000 रुपए किसान के खाते में चले जाते हैं, जिससे कि वो इनपुट खरीद सके और उस पर जो एक तरह का जो किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने इनपुट जितने में हो उनसे खरीद सकता है। तो एक तो ये सहायता मिली। दूसरा जो मेन आई, उनका रिस्क कवरेज बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मौसम की मार पड़ती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बड़े अच्छे अद्भुत परिणाम रहे और किसान इस योजना का फायदा ले रहे हैं, जिससे कि उनकी फसल को जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि उनका बीमा हो जाता है और उनको इंश्योरेंस का कवरेज जो है उसकी क्रॉप को उस तरह से मिल जाता है। तो उसका अपना रिस्क जो है एक प्रकार से कवर हुआ। लेकिन साथ के साथ जो सबसे बड़ी बात थी, जिसमें किसानों के सशक्तिकरण की बात की गई, एफपीओ का निर्माण। उसमें करीब 10,000 एफपीओ का निर्माण किया कि जिसमें किसान स्वयं सशक्तिकरण हो उसका, तो किसान उसके लिए खुद अपना मूल्य भी तय कर सकता है और उसी तरह से वो मार्केट के साथ जुड़ेगा। जितने मेंबर हैं एफपीओ में, उनको जो है इनपुट का जो अवेलेबिलिटी है वो सही रेट पर हो जाएगी और वो स्वयं उसका किसान स्वयं उसको चलाएगा और जहां कहीं उसको अच्छा मूल्य मिलेगा वो वहीं बेच सकता है। साथ में प्रोसेसिंग की फैसिलिटी, जो मिनिमल प्रोसेसिंग की बात है, चाहे हम प्राइमरी प्रोसेसिंग की बात करें, सेकेंडरी प्रोसेसिंग की बात करें, तो अगर कोई एफपीओ चाहता है तो उस पर भी जो है वो इस तरह की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। और मैकेनाइजेशन बढ़ी, जिसमें क्या हुआ कि हमारी जो मैं ये कहूंगा कि मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में उसको प्रमोट किया गया है और जिससे कि उसकी लागत मूल्य में भी कमी आई और बायो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया है, जिससे कि जो केमिकल खरीदने में जो किसान को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे आप बात करें उर्वरकों की बात करें, चाहे हम पेस्टिसाइड की बात करें, तो इस तरह के जो जितने भी इनपुट्स हैं उनको अगर कम उसमें यूज किया जाए, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे तो 25% जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स की कम जरूरत पड़ेगी, तो उसकी लागत में कमी आई। इसी तरह से माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में जहां कहीं ज्यादा पानी लगता है और पानी कम उपलब्ध है, माइक्रो इरिगेशन को यूज करके उसकी पानी की जो बचत हुई है। तो इस तरह से जो आप देखेंगे, अगर इनको सब चीजों को जोड़ करके कि किसानों की कितनी ही कल्याणकारी योजनाएं चली, जिससे कि किसानों ने उसका भरपूर फायदा उठाया और हमारा उत्पादकता बढ़ी है।
गुणवत्ता बढ़ी है, कुछ ऐसी योजनाएं भी चली हैं जिससे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन जो है किसान करने लगे, और साथ में कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया गया। कि कोऑपरेटिव की बात करेंगे तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स भी है, वो एग्रीकल्चर के लिए निकल करके आई। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। इसी तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड के लिए बन के आई। सीड के लिए बड़ी कमी रहती है, उस गुणवत्ता वाला सीड भी मिले। तो ये सभी योजनाएं आप देखेंगे, ये बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, और किसान में आत्मनिर्भरता लाने के लिए जो है इनमें पूरी क्षमता है, और सरकार भी बिल्कुल प्रतिबद्ध है, और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई भी है कि कैसे जो है हम इन योजनाओं के माध्यम से किसान का अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके और उनके लिए कल्याण के लिए सोचा जा सके। बिल्कुल सीधे तौर पर प्रतिबद्धता यही है कि हमारे देश का जो किसान है वो मजबूत किसान बने, आत्मनिर्भर किसान बने, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य भी है विकसित राष्ट्र का, और वो विकसित राष्ट्र का जो हमारा लक्ष्य है वो तभी पूरा होगा जब किसान भी मजबूत होगा। वापस रुक करेंगे आपका, लेकिन उससे पहले चर्चा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के कल्याण को लेकर। पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ खास कदम उठाए गए। हमारे साथ मेहमान और साथ ही हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, सीधा आपके पास में आना चाहेंगे। अनाज भंडारण योजना जो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले क्या होता था कि किसान फसल काटकर रखने की जगह नहीं होती थी, जिसकी वजह से फसल बर्बाद होती थी। लेकिन अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो अनाज भंडारण योजना के जरिए उस फसल को संभाला जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, जो भंडारण की एक बहुत बड़ी समस्या देश के अंदर हुआ करती थी, हमारे देश के अंदर जो भी उपज हुआ करती थी गेहूं और धान की, उसको सही तरीके से भंडारण की व्यवस्थाएं नहीं थी। वेयर हाउसेस का उतना बड़ा जाल नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और निजी सेक्टर को इसमें आमंत्रित किया। ये सिर्फ सरकार के भरोसे इसको नहीं छोड़ा। हम जानते हैं कि आज आप जाइए, आप एक जिले के अंदर पहले हम देखते थे कि गोदाम हुआ करता था, वेयर हाउस हुआ करता था, लेकिन आज आपको जो है 10 वेयर हाउस आपको एक जिले के अंदर दिखाई देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसान को जरूरी नहीं है कि खुले आसमान के नीचे अपनी फसल को उसको उपज के तुरंत बाद, कटाई के तुरंत बाद उसको बेचना है। आज वो वेयर हाउस में अपनी फसल को रख सकता है और जब मार्केट में, बाजार में उसको अच्छा दाम मिलेगा तब उसको वो बेच सकता है। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि पहले तो किसान को मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि अगली फसल के लिए का खेत को खाली करना होता है, और ऐसे में वो अपनी फसल को लेकर किसान कहां जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। पहले की सरकारों ने इस समस्या पर क्यों ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी भी नेता की और सरकार की नीति और नीयत अच्छी हो तो किसी भी क्षेत्र में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, और कृषि क्षेत्र के अंदर जो बड़े बदलाव आज दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पर उसने भारत की तस्वीर बदली है, किसानों की तकदीर बदली। बिल्कुल, ये तकदीर बदली है पिछले 11 सालों के अंदर खासतौर पर। मल्होत्रा साहब, अगर हम देखें तो युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो आज की युवा पीढ़ी तकनीक के सहारे और खुद खेती में उतरती हुई भी नजर आ रही। कई सारे वीडियोस हम देखते हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो या फिर नई नई जो तकनीक आ रही है, टेक्निक्स आ रही है, उनका इस्तेमाल जमीनी स्तर पर किया जा रहा है। और पहले युवा पीढ़ी खेती किसानी से बचती हुई नजर आती थी, शहर की तरफ शिफ्ट हो जाती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें, वो स्थितियां, परिस्थितियां सब बदल रही हैं। जी, अभी आप देखेंगे कि जो जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से कुछ इस तरह की योजनाएं हैं जिसमें ये प्रोत्साहन किया गया कि हमारे नवयुवक, उनको रोजगार कैसे मिले। बिल्कुल। और साथ में महिलाएं जो है ग्रामीण स्तर पर आप देखेंगे कि इन सबको जो है रोजगार की जरूरत है, उनको कैसे एंगेज रखा जाए और उनके लिए कैसे सुविधाएं जुटाई जाए। तो एग्री स्टार्टअप, मैं ये कहूंगा कि बड़ी अद्भुत योजना है, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं जो उनको प्रमोट किया गया। 1947, जैसे मैं देख रहा था, 1947 लगभग हमारे एग्री स्टार्टअप्स हैं जो निकल करके आए हैं। तो नवयुवक जो बहुत सारे हैं वो आगे आए हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत सारे नवयुवक जैसे बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इन सबको अपना रहे हैं। और इसमें जो है एरिया बढ़कर के सामने आया है और वो अपने आय में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं।
तो इस प्रकार की बहुत सारी मिनी फूड प्रोसेसिंग का मैं जैसे बात करता हूँ, मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है वो भी नवयुवकों को कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं उनके लिए प्रमोट करती है। तो जितनी भी ये योजनाएं हैं वो एक तरह से लाभकारी है और हमारे ये नवयुवक किसान जो है वो उनको अपना रहे हैं। और जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उन पर भी डिग्री प्रोग्राम शुरू हुए हैं, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, इस तरह की ट्रेनिंग ले करके कृषि को व्यवसाय के रूप में अपना करके जो है बहुत सारे विकल्प जो है सामने आए हैं और लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये चीजें जो है सब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये परिवर्तन वाकई अपने आप में एक अभूतपूर्व परिवर्तन है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस के मल्होत्रा जी, और साथ ही अनुज यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर किसान के किस तरीके से कल्याण हो सकता है, इसको लेकर तमाम योजनाएं इस वक्त चल रही हैं और इन योजनाओं के कारण ही कहीं ना कहीं किसान का कल्याण हो भी रहा है, किसान समृद्ध भी बन रहा है, आत्मनिर्भर भी बन रहा है और आज की तारीख में युवा पीढ़ी भी खेती किसानी की ओर रुख करती हुई नजर आ रही है। तकनीक के सहारे, जैविक खेती के सहारे नजर आती है ये चीज जमीनी स्तर पर। इसी के साथ फिलहाल चर्चा में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।